ओके, चलिए अब आगे देखते हैं जॉर्ज पुलिया का समस्या समाधान सिद्धांत। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, समस्या को समझना, दूसरा है योजना तैयार करना, तीसरा योजना लागू करना और चौथा है पुनः जांचना या समीक्षा करना। ये 4 स्तर आपको जानना है। तो देखिएगा सर्वप्रथम समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़ना। विवरण दिया है जैसे कि अज्ञात राशियाँ क्या है? अज्ञात राशियाँ कि ज्ञात अज्ञात राशियाँ क्या है इसको देखेंगे और प्रश्न की वास्तविक मांग क्या है इसे पहचानना। आपके सामने कोई भी अगर प्रश्न लिखा रहेगा तो सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे आप कि पूछ क्या रहे हैं। पूछेगा उसके बाद आप सोचेंगे योजना तैयार करेंगे कि इसके लिए आप क्या सूत्र लगाएंगे या क्या मेथड में जाएंगे। तो समस्या समाधान की तार्किक रणनीति सोचना, जैसे क्या इसकी जैसे कि पूर्व समस्या बनती है, कौन सा सूत्र या नियम सबसे पहले उपयुक्त सिद्ध होगा। तीसरा था योजना लागू करना, तैयारी तैयार की नीति के अनुसार गणना प्रक्रिया पूर्ण करना, जैसे प्रत्येक चरण की सत्यता की जांच करते हुए आगे बढ़ना, धैर्यपूर्वक गणितीय समस्याओं को हल कर दो। तो जब नहीं सीधा योजना को लागू करेंगे, पहले योजना बनाएंगे फिर लागू करेंगे, फिर इसको हम लोग वापस से लूप में देखेंगे कि क्या हमको उत्तर मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो आपको जो उत्तर दिया होगा ना तो पीछे उत्तर चेक करेंगे, तो ऑप्शन से चेक करेंगे। तो प्राप्त उत्तर और प्रयुक्त प्रक्रिया का पुनः निरीक्षण करना। तो अगर गलत पाया जाएगा तो फिर से प्रश्न को ध्यान से समझा जाएगा, फिर आप योजना तैयार करेंगे, फिर योजना को लागू करेंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, पुनः जांच या फिर समीक्षा करना। उत्तर आ गया तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर आपको जांच जांच कर ली और अगर गलत आता है तो आप उसे तो क्या प्राप्त उत्तर अगर संगत है, यदि हाँ है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या इस समस्या को हल करने का कोई अन्य संक्षिप्त या वैकल्पिक विधि मौजूद है? अगर नहीं उत्तर आता है तो आप वापस से लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, समस्या को पहचानना, दूसरा योजना तैयार करना, फिर योजना को लागू करना, फिर लास्ट में पुनः जांचना या समीक्षा करना। तो ये आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसको ना लिख लीजिएगा अच्छे से करके। सबसे पहले क्या होगा, समस्या को समझना, समझना कैसे कैसे लिख लीजिएगा। तो ये किसका है, जॉर्ज पोलिया। ठीक, जॉर्ज पोलिया का है, ऐसा है। ठीक, समस्या को समझना, दूसरा है योजना बनाना। किस चीज का योजना बनाएंगे, समस्या समाधान की योजना बनाना। फिर योजना बनाने के बाद योजना लागू करना। अब यहाँ पे दो केस है, यदि योजना अगर हम लोग को फल मिल गया और नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुनः जांच कर। उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला फिर वापस से समस्या को समझना, योजना बनाना। ठीक, तो ये क्रम में हो जाना। नेक्स्ट, न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण सिद्धांत। तो देखिए ये सेम उसी के जैसा है। ओके, त्रुटि विश्लेषण में देखेंगे कि सबसे पहले समस्या को पढ़ना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। समस्या को पढ़ना, फिर समस्या को समझना, गणितीय चिन्ह का रूपांतरण करना, प्रक्रिया चरण या निष्पादन करना, सबसे लास्ट में उत्तर प्रतिपादन करना। ये तो पूरा स्टेप बाय स्टेप है। जैसे पहले गणित की समस्या को पढ़ेंगे, फिर समस्या को समझेंगे, उसके बाद गणितीय चिन्हों का रूपांतरण। मान के चलिए बोला है कि राम श्याम से 5 वर्ष अधिक आयु का है, वह श्याम मोहन से 5 वर्ष छोटा है। यदि मोहन 25 वर्ष का है तो राम और श्याम की आयु ज्ञात करेंगे। जैसे मैं ये बोल, है ना, क्वेश्चन दिया हूँ कि राम श्याम से 5 वर्ष अधिक आयु का है और श्याम मोहन से 5 वर्ष छोटा है, और मोहन यदि 25 वर्ष का है तो राम और श्याम की आयु निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या किए, क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समस्या को समझना, भाई समस्या पूछा क्या है, राम का पूछा है कि मोहन का पूछा है ना, कि श्याम का पूछा है। फिर आप क्या करिए, गणितीय चिन्हों का रूपांतर, आप गणितीय चिन्ह में उसको कन्वर्ट करेंगे। आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैं दे दिया मोहन की आयु दे दिया 25 वर्ष, और क्या बोला हूँ कि श्याम मोहन से 5 वर्ष छोटा है, तो श्याम कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। ठीक है, और क्या बोला, राम श्याम से 5 वर्ष अधिक आयु पर है,
और यहाँ से क्या है 5 वर्ष अधिक आयु का है, इसका मतलब ये भी 25 का है। अब मैं प्रूफ में क्वेश्चन, ठीक है, कि राम की आयु 27 साल है, तो ए गलत हो जाएगा। मैं बी में दे दूंगा राम और मोहन समान आयु के हैं, ये भी दे दूंगा। और ये भी दे सकता हूँ कि राम और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है। तो कई तरीके से क्वेश्चन बना सकता हूँ। क्या बोला, फिर गणितीय चिन्हों का रूपांतरण कर दिए, ठीक, फिर प्रक्रियात्मक प्रक्रिया चरण निष्पादन की, ठीक है, उत्तर प्रतिपादन करना, लास्ट में फिर आप उत्तर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया क्या? तो ये आपके स्टेप्स को जानना ज्यादा जरूरी है। समस्या को पढ़ना, समस्या को समझना, गणितीय चिन्हों का रूपांतरण करना, फिर प्रक्रिया चरण या निष्पादन करना, फिर लास्ट में उत्तर प्रतिपादन करना। तो देखिए यही सारी चीज हो रहा है। बच्चा प्रश्न में लिखे शब्दों और अंकों को सही सही पढ़ पा रहा है, तो चेक करेंगे क्या बच्चा पढ़े गए प्रश्नों का वास्तविक अर्थ और मान समझ पा रहा है कि बोला क्या जा रहा है। फिर क्या बच्चा शाब्दिक समस्या को गणितीय चिन्हों में या समीकरण में बदल पा रहा है कि नहीं बदल पा रहा है। तो सबसे पहले गणितीय समीकरण भी बनाने के लिए बोलता था ना, ठीक है, ठीक, ऐसा भी पूछ सकता था कि राम की आयु उसकी माँ की आयु की 3 गुने से 5 कम है, ऐसा भी बोल सकता है ना, उसकी माँ की आयु से 3 गुने से 5 कम है, ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है किसी भी में, ठीक है, या ऐसा दे देगा, तो उल्टा बोल दिया कि राम की माँ की आयु राम की आयु की 3 गुणों से 5 अधिक है, ऐसा भी दे देगा, है ना। राम की आयु तो उसकी माँ से तो अधिक नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये ऐसे निकला है। अब देखिए गणितीय चिन्हों का रूपांतरण करना है, तो फिर इसको मैथमेटिकल, ठीक, आपको इक्वेशन में बना देना है। इक्वेशन बनाने के बाद प्रक्रिया में आप फिर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तुलना करेंगे, जैसा भी प्रोसेस होता है ये निष्पादन करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है, उत्तर प्रतिपादन करना, जो आपको पूछा है उसी फॉर्मेट में आपको उत्तर देना है। क्लियर है क्या? अब देखिए इसको व्यावहारिक उदाहरण देते हैं। जैसे 45 + 27, तो बोर्ड पर सही ढंग से पढ़ना, प्रश्न लिखा है और बोर्ड का सही ढंग से पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चा समझता है कि इसे दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ना है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, घट आएगा, ठीक है, और यहाँ पर बुरा होगा तो बुरा करेगा। तो पहले तो क्या करता है, प्रश्न को पढ़ता है, प्रश्न को पढ़ने के बाद समस्या को समझता है, फिर उसको गणितीय रूप में लिखेगा, ठीक है। अगर मैं बोला कि 45 को 50 से जोड़िए या फिर 45 को 27 से जोड़िए, प्रश्न को सुना, पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको समझता है कि जोड़ना बोला है कि घटाना, फिर इसको वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता है, फिर संक्रिया को पूरा करेगा वो, फिर संक्रिया को पूरा करने के बाद क्या होता है, उत्तर को कॉपी में अंतिम रूप से लिखता है। तो इसका हो गया आपका न्यूमेन का टू विश्लेषण। अच्छा, जब आप टीचर बनेंगे तो आपको ना देखना होगा, इस पूरे स्टेप्स को समझना होगा, इसीलिए स्टेप्स आपको शामिल किए हैं कि बच्चा पहले तो समस्या को समझ पाया कि नहीं समझ पाया, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। आप समस्या को समझ गए, लेकिन क्या वो गणितीय चिन्हों को सही से लिख पा रहा है कि नहीं, तभी तो आप पकड़ पाएंगे ना। तो डॉक्टर आप बनेंगे तो सबसे पहले तो यही एनालिसिस करेंगे कि बीमारी क्या है, कि अरे दूर रुको अभी ये वाला सूजी लगाता हूँ, ये वाला ऐसे बोलेंगे तो, है ना, तुमको शायद बुखार हुआ होगा, रुको ऐसे लगा के देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं करेंगे। तो वैसे ही बच्चा जहाँ पे नहीं समझ पा रहे वहीं पे ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर तू बस गणितीय चिन्हों को रूपांतरण नहीं कर पा रहा, मैं शुरू से बता रहा हूँ, बच्चा बोर हो जाएगा, है ना, या फिर मैं प्रक्रिया समझ में बता रहा हूँ तो वो भी बोर हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ पे कमी है जहाँ नहीं कर पा रहे वहीं पे आपको समझना है, क्या समझाना है। क्लियर है क्या इतना, है ना? तो देखिए इसका स्टेप्स को याद करिएगा, क्या क्या है, सबसे पहले समस्या को पढ़ना, फिर समस्या को समझना, गणितीय चिन्हों का रूपांतरण, प्रक्रियात्मक निष्पादन होगा या प्रक्रिया के आधार पर निष्पादन करना, और सबसे लास्ट में क्या होगा, उत्तर निकालना, है ना, या फिर उत्तर प्रतिपादन करना। तो ये हो गया 5 स्तर, ठीक। अब देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े वैन हिले का ज्यामितीय वाला। तो वैन हिले के ज्यामितीय में कितने स्तर होंगे, 5 स्तर होंगे, ठीक है, 0 से 4 होंगे। फिर हम लोग पढ़े क्या, जॉर्ज पोलिया, तो जॉर्ज पोलिया का कितना है, 4 होंगे, है ना। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, है ना, देखिए समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना लागू करना और पुनः जांच करना, ठीक। तो ये हो गया कि इसका जॉर्ज पोलिया, ठीक? तो इसको और डिटेल में इसको दिया है, आप इसको समझ जाइएगा। समस्या को समझना है सबसे पहले, फिर योजना तैयार करना है, फिर योजना को लागू करेंगे, फिर पुनः जांच या समीक्षा करना। फिर हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण सिद्धांत। तो न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण सिद्धांत में क्या कहा गया है कि सबसे पहले समस्या को पढ़ना है, फिर समस्या को पहचानना है, फिर गणितीय चिन्हों को रूपांतरण करना है, फिर प्रक्रियात्मक चरण और उत्तर प्रतिपादन करना। तो ये हो जाएगा आपका पूरा 5 चरण, ठीक। फिर है
जोल्टन डीन्स का गणितीय अधिगम सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक। एक ही दिन में सबको कंप्लीट भी करना चैलेंजिंग टास्क होगा। इसको याद कर पाना और समझना भी जैसे कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा आपको, जॉर्ज पोलिया क्या है, न्यूमैन का त्रुटीय सिद्धांत क्या है ना? नहीं है उतना। पेडागोगी को बैठ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा, है ना? लेकिन देखिए जो कोई पहली बार पढ़ना है ना, फर्स्ट टाइम लर्निंग, फर्स्ट टाइम लर्नर है ना, उनके लिए दिक्कत है। जैसे हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के लिए कुछ नहीं है ये। ओके, अब देखें जोल्टन डीन्स का गणितीय अधिगम सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने फिर 4 चरण बताए, क्या क्या है। गतिक नियम, बच्चों को गणितीय अवधारणा को सक्रिय, गतिशील और परिवर्तनशील परिस्थितियों के माध्यम से बार बार अनुभव कराना। जैसे नंबर का बदलते क्रम में जोड़ना, अलग अलग नंबर कार्ड को आप देंगे उनको, फिर उसको जोड़ते रहे। फिर है बोधात्मक परिवर्तन, तो ये कुछ ज्यादा ही डिटेल में है। ओके, जॉन डीन्स का नहीं आता उतना। ओके, तो आपको मेन जो पढ़ना है वैन हीले को पढ़ना है ना? उसके बाद जॉर्ज पोलिया को पढ़ना है, न्यूमैन का त्रुटि सिद्धांत, और इसको भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहला है गतिक नियम, डायनेमिक प्रिंसिपल। तो बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को सक्रिय, गतिशील व परिवर्तनशील परिस्थिति में, जैसे कि खेलों व कहानियों के माध्यम से बार बार अनुभव कराना है। बार बार आप क्या करेंगे, उनको अनुभव कराएंगे। तो दूसरा है बोधात्मक परिवर्तन। तो बोधात्मक परिवर्तन मतलब, बोध मतलब क्या होता है, समझना या जानना। ओके, तो बोधात्मक परिवर्तन क्या है? हाँ, तो बोधात्मक परिवर्तन बताता है कि एक ही गणितीय विचार या नियम को बच्चों को समूह विभिन्न प्रकार की दृश्य वस्तुओं और विभिन्न रंगों के व आकारों के माध्यम से प्रस्तुत करें। जैसे कि एक ही त्रिभुज को विभिन्न रंगों व फोटो में दिखाना। ओके, इसको आपका टीचर का भी उधर क्रिएटिविटी हो, कैसे सिखाए, कैसे। अब आपके पास समय ना बढ़िया से बच्चों को सिखाना है तो ऐसे सिखा सकते हैं। ठीक, ये क्या है आपका सम और त्रिभुज। ठीक, उसके बाद ऐसे भी सिखा सकते हैं, ये दोनों सेम कलर के हैं, सम और त्रिभुज होगा। ठीक, और अगर आपको विषम बहुत त्रिभुज सिखाना है तो आप अलग अलग कलर से ले लीजिए। तो एक ही चीज को आप कई तरीके से बच्चे को बता सकते हैं, ऐसे तो बच्चा समझ जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये है गतिक नियम, बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को सक्रिय, गतिशील व परिवर्तनशील कर सकें। खेल व कहानियों के माध्यम से सिखा रहे हैं कि एक राम था और एक राजू था, दोनों आम तोड़ने गए। ठीक है, राम को 3 आम मिले, राजू को 5 आम मिले, टोटल कितने आम मिले, ऐसे भी समझा सकते हैं, है ना? कि अब छोटे बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक, एक चिड़िया के घर में पहले से ही 3 अंडे थे, बाद में और 3 अंडे हो गए, टोटल कितने अंडे हो गए, 6 अंडे हो गए। तो ऐसे करके आप समझा सकते हैं बार बार। तो ये गतिक नियम है। फिर है बोधात्मक, तो गणितीय विचार के नियम को बच्चों के समूह विभिन्न प्रकार के दृश्य वस्तुओं और विभिन्न रंगों व आकारों के खेलन के माध्यम से समझाना है। फिर आता है गणितीय परिवर्तनशीलता। तो गणितीय संक्रियाओं और अमूर्त नियमों को बदलते हुए चल और विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर पर्याप्त अवसर प्रदान करें। जैसे कि भिन्नों को कभी चॉकलेट, तो कभी पाई, तो कभी ब्लॉक्स में दिखाना। तो भिन्न को आप कई तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे भिन्न को अगर आपको पढ़ाना है तो ये आप लोग जैसे केक बनाते हैं, आप केक बनाए तो बोले कि बेटा इसमें से 1/4 तुम्हारा हिस्सा है, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा उसका है, तो वो समझ जाएगा कि 1/4 हो गया। जैसे चॉकलेट आपको बताना है तो डेयरी मिल्क का चॉकलेट मिलता है, ऐसे करके। ठीक, तो ये 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा में एक हिस्सा तुम्हारा है, तो 1/5 हो जाएगा। तो बच्चे को ऐसे अलग अलग चीजों से आप सिखा सकते हैं, यही हो बताना चाहिए। फिर है रचनात्मक नियम, बच्चे को विश्लेषण से पहले ये गणितीय परिवर्तनशीलता। हाँ, फिर है बच्चे को विश्लेषण से पहले स्वयं नवीन पैटर्न्स, नियमों और आकृतियों को खोजने, विकसित करने और रचना करने का स्वतंत्र अवसर देना चाहिए। उदाहरण के बच्चों से कहना कि वे खुद जोड़ के नए तरीके बनाए, तो अलग अलग तरीका बनाएगा बच्चा जोड़ने का। ठीक है, आप बच्चे को खुद से बोल सकते हैं कि आप लोग कुछ नया चीज ढूंढ के लाओ, है ना? तो फिर वो ढूंढ के लाएगा कि सर हम लोग ना पढ़ा याद नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के याद करते हैं, है ना? बच्चे लोग कभी दिमाग रखते, 7 का पढ़ा नहीं है तो फिर 7 में 14 जोड़ देगा, 14 में फिर 7 जोड़ देगा, फिर 30 हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक,
तो बच्चों में आपको क्या करना है, रचनात्मकता का विकास करना है। तो ये हो गया। फिर सबसे लास्ट है प्याजे। तो प्याजे का देखिए, ये आपको मेन याद है ना, इसको कई बार पूछता भी है कि अगर आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, संरक्षण का सिखा रहे हैं, संरक्षण का ज्ञान दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व किए थे अगर आपको याद होगा। संख्या संरक्षण, लंबाई संरक्षण, वजन संरक्षण और आयतन संरक्षण, ये आपको सिखाना है, ये क्रम होते हैं इसके सिखाने के। तो देखिए परीक्षा में स्वर्ण सूत्र है, संख्या, लंबाई, वजन, आयतन का संरक्षण वाला सबसे अंत में सीखता है। तो सबसे पहले संख्या सीखेगा, फिर लंबाई, फिर वजन, फिर आयतन। क्योंकि देखिए संख्या में पहले तो नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5 है, तभी वो जान पाएगा। लंबाई में केवल एक ही डायमेंशन है, ठीक है। वजन में अपन केजी बात है, और आयतन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका थ्री डायमेंशनल में दिखाई देगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, संख्या, फिर लंबाई, फिर वजन, फिर आयतन, ऐसे करके सिखाना है। तो इसको आप खुद से याद कर सकते हैं। जैसे क्लास में सबसे पहले आप क्या करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस लेंगे तो बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। फिर छोटे से बड़े में बैठाते हैं, सबसे पहले छोटे बच्चे को बैठाते हैं, फिर बड़े बच्चे को लंबाई से बैठा दिए, है ना। फिर वजन तौलते हैं, वजन तोलेंगे तो फिर हम लोगों को क्या पता चलेगा, जैसे क्लास है, आयतन से भी आप याद कर सकते हैं कि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आयतन, या फिर ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए, ऐसे करके बस याद करके ठीक है। ये हो गया। देखिए क्या है, संख्या समान रहती है चाहे उसका फैलाव या क्रम बदल जाए, है ना। संख्याएं समान रहती है, जैसे 5 मोतियों को एक पंक्ति में पास पास रखें, फिर उन्हें फैला फैला कर दूर रखें, तो भी मोतियों की संख्या क्या होगी, 5 ही होगी। तो सबसे पहले संख्या बताएं, फिर लंबाई जानें। किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई स्थिर रहती है चाहे उसे खींचा या मोड़ा जाए। जैसे कि रबर बैंड को खींचने पर उसकी कुल लंबाई की संकल्पना समान रहती है। रबर बैंड को खींच दीजिए, वापस से छोड़ देंगे तो उसी ठीक लंबाई में वो आ जाएगा। फिर वजन समझिए, द्रव्यमान या वजन समान रहते हैं चाहे वस्तु का बाहरी अवयव का परिवर्तन हो जाए। ओके, जैसे कि क्या बोला, क्ले की दो समान गोलियां लें, एक को चपटा बनाकर पतला करें और पतला करने पर भी दोनों का वजन समान रहेगा। सेम वजन के अलग अलग उसको हम लोग मतलब क्या करेंगे, आकृति में बना भी देंगे तो भी वजन के आपने समान रहेगा। ये द्रव्यमान संरक्षण हो गया। फिर आता है आयतन। तो तरल का आयतन समान रहता है चाहे उसे वो आप किसी भी पात्र में डालेंगे, गिलास में डालेंगे, तो ये सब किससे है, जीव प्यारे से रिलेटेड है ना। और यह किसमें विकसित होता है, तो मूत्र से क्रियात्मक में विकसित होगा। ये किसमें अविकसित रहता है, तो पूर्व में भी अविकसित रहता है ना। तो पूर्व का स्टेज क्या है, 2 से 7, अमूर्त क्या है 7 से 11। तो 7 से 11 में कौन से क्लास में देंगे, ये दूसरी तीसरी में रहेगा। तो ये 6 में पहला क्लास, 7वां में दूसरा क्लास, 8वां में तीसरी क्लास में। तो आप धीरे धीरे ऐसे विकसित करते हैं। जब छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो देखिएगा सबसे पहले संख्या आता है, संख्या के बाद लंबाई लेंथ पढ़ाते हैं हम लोग अलग से, ठीक है। फिर मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, है ना, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सारा पढ़ाते हैं। फिर वजन समीक्षा में केजी पढ़ाते हैं, देखिएगा, है ना। ये छोटे बच्चों के सिलेबस में है। जैसे टाइम पढ़ाया जाता है अलग से, घड़ी। आयतन संरक्षण, आयतन के बारे में बताया जाता है, धारिता क्या है और आयतन क्या है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए, इतना लंबा टाइम तक 50 मिनट था, हो गया खत्म इसमें। अब हम लोगों को जो करना है वो एमसीक्यू करना पड़ेगा। लेकिन एक बार सबको समराइज करते हैं। तो समराइज करें तो क्या क्या पढ़िए, सबसे पहले गणित की प्रकृति देखिए। गणित की प्रकृति, देखिए गणित की प्रकृति है क्या, यह तार्किक होती है, सार्वभौमिक होती अमूर्त होती है ना, और आदि आप सभी लगा सकते हैं। तो तार्किक, सार्वभौमिक, अमूर्त होती है। और बच्चों के विचार का क्या करना है, तो गणितीयकरण करना है ना। शिक्षक क्या होते हैं, एक सुविधादाता या मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। ये सारी चीज अपन देखेंगे। और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में है, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। शिक्षक, मार्गदर्शक या सुगम करता के रूप में, ऐसा करके फास्ट एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या आगे देखिए कि बच्चे को क्या कर रहे हैं, अनुभव, अनुभव आधारित शिक्षा देना है, बाल केंद्रित शिक्षा देना है, ठीक है, कर्म सीखना है, इत्यादि चीजें इसमें शामिल थी। मेन तो ये आपसे नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी पढ़ना इसमें क्या क्या था, कि कौन कौन से सिद्धांत थे, ठीक है, और इनकी व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वैन हीलिंग, है ना। तो वैन हीलिंग हो चुका है। तो वैन हीलिंग में कितने चरण है, 5, है ना। चरण या स्तर 5 होंगे। और ये क्या आपका 0 से चालू होगा और ये 4 में खत्म होगा। सबसे पहला में क्या है, चक्षुकरण मतलब विजुअलाइजेशन। और
एक नंबर पे क्या होगा आपका एनालिसिस होगा, फिर दूसरे में क्या होगा इनफॉर्मल ठीक डिडक्शन, तीसरा होगा फॉर्मल डिडक्शन और सबसे लास्ट में है रिबल। तो ये सारा चीज आपको क्रम से पाने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है? ये देखिए तो विजुअलाइजेशन एनालिसिस औपचारिक ये सारा चीज डिटेल में देख चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे औपचारिक नहीं बना प्रिंट का। तो बताइए ये पूछेगा एग्जाम में, तो चक्षुकरण मतलब क्या होता है कि आकृतियों को केवल उनके गुण व ठीक दिखावा के आधार पर पहचानना है। इसमें केवल क्या करता है पहचानता है। दूसरा क्या करना है उनके गुणों भुजाओं और गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। तीसरे में क्या है तार्किक संबंध खोजना, क्योंकि ये मूर्त अवस्था वाला है। ठीक तो आकृतियों के मध्य तार्किक संबंध खोजना और उनके बीच में अंतर संबंध को ढूंढना। चौथा मतलब चौथा स्टेज स्तर नंबर 3, यहाँ पे क्या होता है अमूर्त प्रमेयों उपप्रमेयों को तार्किक रूप से सिद्ध कर पाता है। और रीगर क्या है ज्यामितीय शब्द सर्वोच्च स्तर है। और यहाँ पे क्या बच्चा विभिन्न ज्यामितीय प्रणाली को अमूर्त तुलनात्मक अध्ययन कर पाता है। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर हम लोग जॉर्ज कुरियन का देखें तो जॉर्ज कुरियन कितने स्तर है क्या यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक, ये भी देखे ना पैमेला डी बैक का अधिगम सिद्धांत। अच्छा ये छूट गया था क्या, इसको लिख दीजिएगा है ना। ये भी आता है ईएलपीएस करके भौतिक वस्तुओं का अनुभव। सबसे पहले आपको भौतिक वस्तु अनुभव कराना है, फिर भाषाई अनुभव, फिर चित्रात्मक अनुभव, फिर सबसे लास्ट में संकेत अनुभव। छोटे बच्चों को जब हम लोग ना गणित सिखाते हैं तो यही होता है, ये क्रम होगा, इसको याद रखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको बताते जाते हैं यही सारी चीजें। ईएलपीएस एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर और सिंबल। देखिए यही चीज ना एग्जाम में अगर क्रम से जवाब पूछेगा ना तो फिर वहाँ दिमाग खराब हो जाता है ना। तो ये सारा चीज को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में डेप्थ कंटेंट है ये पूरा। जितना आपको ना जितना पढ़ना था इंग्लिश पेडागोगी में उतना ये कंप्लीट है, इतने से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भौतिक वस्तुओं का अनुभव प्रदान करेंगे। भौतिक वस्तुएं जैसे बच्चा वास्तविक भौतिक वस्तुओं को छूकर जोड़कर संक्रियाओं का साक्षात अनुभव करता है। ठीक तो पहले बच्चे को संख्या सिखाने से पहले गणित सिखाने से पहले भौतिक वस्तुओं का अनुभव कराना है, देख कर छू कर समझेगा। फिर दूसरा है भाषाई अनुभव। सीखे गए भौतिक अनुभव को बच्चा मातृभाषा या अनौपचारिक भाषा में बोलकर स्पष्ट करता है। जो भी आप बोलेंगे उसको वो सीखेगा। ठीक जैसे कि मेरे पास 3 सेब थे, जो और मिले तो टोटल 5 सेब हो गए। वैसे ही हम लोग छोटे थे तो वैसे ही करते थे ना। छोटे बच्चे लोग कोई मेला दिखाने जाता है तो उसके पास पहले से 10 रुपया था, 20 रुपया और कोई दे दिया, 30 रुपया मामा दे दिए है ना। ठीक 10 रुपया और कोई दे दिया, ऐसे करके जोड़ता है। फिर टोटल 70 रुपया हुआ बोलेगा। ओके। फिर आता है चित्रात्मक गुण, भौतिक वस्तुओं को हटाकर चित्रों रेखाओं या आंखों के माध्यम से समझाना। ठीक वही तो अपन स्टेप्स बताए थे, यही वाला जोड़ना घटाना सिखाते हैं। फिर संकेतात्मक अब सीधा सिंबल से बताइए। अगर एक चीज है ना, अगर कोई एक बॉल है तो क्या होगा उसको एक से रिप्रेजेंट करेंगे। दो बॉल है दो से रिप्रेजेंट करेंगे। तीन तारा है ना, तीन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके सीखेंगे। ई एन पी एस करके समझिएगा। ई फॉर एक्सपीरियंस, एल फॉर लैंग्वेज, पी फॉर क्या है पिक्चर और एस फॉर सिंबल। तो यही याद रखना है ई एन पी एस। ठीक तो ये तो जॉर्ज कुरियन का समस्या को पहचानना, योजना तैयार करना, योजना को लागू करना और पुनः जांच करना या समीक्षा करना। तो ये हो गया। फिर देखिए समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना लागू करना, पुनः जांच करना, सत्यापन करना। फिर हम लोग देखिए न्यूमेरिकल का त्रुटि विश्लेषण कि सबसे पहले समस्या को पढ़ना, समस्या को समझना, फिर क्या होगा समझने के बाद गणितीय चिन्हों का प्रयोग करना, फिर है प्रक्रिया चरण या निष्पादन और उत्तर प्रतिपादन करना। ठीक है आपको फंसाएगा इसी में, इन्हीं को लटके लटके या तो इसी में इतना में आसान मतलब आराम से फंस सकते हैं। हाँ, इसको पहला देख देगा, इसको लास्ट भी देगा और इससे हमें फंसा देगा। ठीक है इतना में हम लोग का हो गया कंप्लीट। बहुत ज्यादा थ्योरी है इसमें, शुरू का एकदम पूरा रामायण था लेकिन आगे का सार तक का इसी में है। ओके तो मेन चीजें तो आपको याद है। फिर आपको
इनफॉर्मल डिडक्शन है, इनफॉर्मल डिडक्शन है और ये लीगल। ठीक, इतना हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ब्रेक लेंगे तो ले लीजिए। हाँ, ब्रेक ले लीजिए क्योंकि इसको फिर सेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस के साथ। नहीं चल रहा है सर। ठीक है।